ये आज लोग समझते हैं, आज लोग कहते हैं कि यार चैट जीपीटी कितना ज़्यादा एडवांस हो गया है, कितना ज़्यादा मतलब ह्यूमन लेवल से भी बेहतर बेहतर सोच सकता है, बेहतर आंसर कर सकता है। जैसे जेमिनी आ गया, बार्ड आ गया, क्लॉड आ गया, ये सब डिसीजन मेकिंग होते हैं। तो ये चीज़ ना ऐसे नहीं है कि चुटकियों में हो गया, एक ही दफ़ा में हो गया। इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत टाइम लगा है। एआई आज जितना डेवलप है, पहले इतना डेवलप नहीं था। एक चीज़ को डेवलप होने में सदियां लग जाती हैं, ठीक है। क्लास जिस किसी ने भी क्वेश्चनिंग करनी है वो एट दी लास्ट करनी है। ड्यूरिंग क्लास किसी ने मैम को डिस्टर्ब नहीं करना क्वेश्चन करके, और ये जिन्होंने हैंड रेज किए हुए हैं ये नीचे कर लें, और ये लास्ट में ही करनी है अपनी क्वेश्चनिंग। जिन लोगों के ये माइक ऑन हो रहे हैं ये ऑफ करें, और वीडियोस भी अपना कैमरा भी ऑफ रखें। बी अटेंटिव। और जब अटेंडेंस का बोला जाएगा मैसेजेस बॉक्स में, तभी अटेंडेंस देनी है, बिला वजह मैसेजेस नहीं करें। स्लाइड शो हो रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? स्लाइड शो हो रही है? जी जी मैम हो रही है। जी मैम हो रही है। ठीक है। तो जो एआई होता है ना, उसको डेवलप होने में बहुत टाइम लगा है। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुआ है। ऐसा नहीं कि आज या कल में ही डेवलप हो गया, या इसमें जो चीज़ें थी वो एक दो दिन में ही आ गई, या एक दो सालों में आ गई। ऐसा नहीं होता है। हर एक चीज़ को बनने में, हर एक चीज़ को डेवलप होने में टाइम लगता है। उसका एक पूरा पूरा एक प्रोसेस होता है। वो एक मैकेनिज्म के थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक है। तो डाटा इज द मेन थिंग, डाटा इज इम्पोर्टेंट। नंबर सेकंड इज दे रिकॉग्नाइज पैटर्न। इसमें हम जो एआई होता है ना, जब अगर आप चैट जीपीटी भी यूज़ करें तो उसके नीचे भी एक क्वेश्चन लिखी हुई होती है कि आप इसके डाटा पर रिलाय ना करें, ठीक है। आप अपनी भी उसको वेरिफिकेशन कर लें, ठीक है। तो ये पैटर्न के थ्रू काम करते हैं, ठीक है। दे रिकॉग्नाइज पैटर्न इन दैट डाटा हेल्पिंग देम मेक प्रेडिक्शंस और डिसीजंस। यानी कि ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं या फिर डिसीजन बना सकते हैं, लेकिन इसको हम प्रॉपरली, क्योंकि हर चीज़ डाटा पे है। डाटा ह्यूमंस ने ही जनरेट किया होता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऐसा होता है कि वो ह्यूमन से भी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। एक्सक्यूज मी इसके मैम, साथ आपकी स्लाइड शो नहीं हो रही है। एक सेकंड में फिर से चेक करती हूँ। मेरी स्लाइड शेयर हो रही है आप लोगों को? क्या जी मेरी मैम। स्लाइड्स अभी हो रही हैं शो? जी मैम। ठीक है। नंबर थर्ड पॉइंट इज मेकिंग डिसीजन। they they can take decision like responding over
our questions, ठीक है। और मतलब जो हम क्वेश्चंस करते हैं ना वो उसका रिस्पांस देते हैं, ठीक है। वो जो एआई होता है उस पर प्रॉपर एक डिसीजन होता है ना वो नहीं दे सकता, ठीक है। इसके बाद हमारी स्लाइड आती है वाई इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। एआई इज इम्पोर्टेंट बिकॉज it makes our life more efficient and helps solve problem we could not tackle before, ठीक है। Number 1, in healthcare, AI analyzes medical images to detect diseases early. Second, in education, it personalized learning for student. And third, in business, it helps companies analyze data to improve their services, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं सेम ये कि एआई हमारी लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है। आजकल अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते होंगे तो आप लोगों को पता हो गया होगा कि ऐसे रोबोट्स भी आ गए हैं जो ऑपरेशन थिएटर में जाके प्रॉपर एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। बट एक ह्यूमन डॉक्टर के सुपरविजन में ही वो ये सारे काम कर सकते हैं, अब अदरवाइज वो ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। वहां पे भी एक ह्यूमन का होना लाजमी है। ऐसा नहीं है कि जैसे बार बार कहा जाता है कि ह्यूमन एआई कैन रिप्लेस ह्यूमन, एआई कैन रिप्लेस, वो एआई है लेकिन वो हमें रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। हमेशा एआई ह्यूमंस के सुपरविजन में ही काम कर सकता है। नंबर 3, ये क्विक हिस्ट्री है। जिस तरह आप लोगों को बताया कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में एआई डेवलप हुआ है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इट इज क्विक हिस्ट्री। जो एआई के फाउंडर हैं एलन टर्निंग नाम है उनका था द टर्निंग टेस्ट। उन्होंने 1950s में फर्स्ट टाइम पे टर्निंग टेस्ट परफॉर्म किया था। इसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया था, कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन्स थिंकिंग लाइक ह्यूमंस। इट वाज रेवोल्यूशनरी, वो उस टाइम बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी था। जैसे स्टार्टिंग में कोई एक रेवोल्यूशन आती है तो लोग उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं और फिर उसकी बहुत ज़्यादा अपोज किया जाता है, वो सब कुछ उस टाइम पे हुआ था। उन्होंने फर्स्ट ऐसी मशीन बनाई थी। फिर उसके बाद 1980s में राइज ऑफ मशीन लर्निंग स्टार्ट हुआ था, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा मशीन्स डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी। साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा मशीन्स को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था, तो इसलिए उस टाइम पे हुआ था। In 1980s saw the rise of machine learning where computers could learn from data without being explicitly programmed, ठीक है। इसके बाद इन 2000 यहाँ पे एडवांस ब्रेक थ्रू होना स्टार्ट हुआ था। इन 2000 advances in deep learning and big data give AI its incredible ability today like understanding images and languages, ठीक है। उसमें जब 2000 में ऐसा हो गया था कि जो कंप्यूटर्स थे वो बहुत एडवांस हो गए थे। आप लोगों ने जैसे पहले देखा होगा पिक्चर्स में भी, कहीं आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा, जो फर्स्ट जो कंप्यूटर बना था ना वो एक पूरे कमरे के जितना था, ठीक है। उस पे मैथमेटिक्स के वो सॉल्व किए जाते थे बगैर ह्यूमंस के एफर्ट के, ठीक है। तो उसके बाद जैसे डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गई तो 2000 में जो आजकल का हमारा वो सीपीयू और एक वो मॉनिटर वगैरह जो वाला जो कंप्यूटर है ना, वो 2000 में इन्वेंट हुआ था। तो उस टाइम तक जैसे जैसे एआई मशीन्स भी एडवांस होती गई, जैसे साइंस एडवांस होती गई वैसे ही मशीन्स भी एडवांस होती गई। उनके अंदर जो डाटा था वो भी बढ़ता चला गया और उस डाटा को वो आज प्रोग्राम करते हैं हमारे लिए, ठीक है। टुडे आजकल के दौर में एआई और ज़्यादा एडवांस हो गया है, ठीक है, जैसे स्मार्टफोन्स, रोबोटिक्स सब में। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, सेल्फ ड्राइविंग कार,
इलॉन मस्क के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, क्योंकि वो हर जगह होते हैं, उनकी न्यूज़ हर जगह चल रही होती हैं। तो उन्होंने जो टेस्ला बनाई है, रिसेंटली उन्होंने टेस्ला लॉन्च भी की है, एक टेस्ला की गाड़ी। तो उसके अंदर उन्होंने सेल्फ ड्राइविंग का एक फीचर इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। वो आज है, हर किसी के पास है। अगर आप लोग यूट्यूब गौर से देखते हैं तो यूट्यूब पे जैद अली टी करके एक यूट्यूबर है, स्किट्स बनाते थे, अभी अभी उनके व्लॉग्स आते हैं। तो उन्होंने रिसेंटली टेस्ला की वो वाली गाड़ी परचेज की थी। उसका डेमो उन्होंने अपने एक व्लॉग में दिखाया था कि किस तरीके से जो टेस्ला है या उनकी जो वो गाड़ी है, किस तरीके से ना, अगर आप उनको उसकी एक की भी दबाते हैं, एक छोटी सी की होती है आपके हाथ में, आप उसकी की दबाते हैं, जहाँ पे आप खड़े खड़े होते हैं वो खुद ब खुद वहीं से ड्राइव होके आ जाती है, ठीक है। तो इन सब में क्या चीज़ यूज़ हो रही है? इन सब में सिर्फ एआई यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसके बाद नेटफ्लिक्स, जो पर्सनलाइज स्ट्रीमिंग रिकमेंडेशंस आती हैं वो नेटफ्लिक्स पे आती हैं, यूट्यूब पे आती हैं, वो भी सब कुछ यही है। चैट बॉट्स इन कस्टमर सर्विस। पहले क्या होता था, पहले के दौर में जब तक ये एआई इतना रेवोल्यूशनाइज नहीं हुआ था, तब ये होता था कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, अगर आपको अपने गूगल ओपन किया, आपकी कोई वेबसाइट ओपन की, तो नीचे आप वहां पे जाकर ना, उनका एक पूरा एक ऑप्शन होता था जहाँ एक पूरा बॉक्स बना होता था, उसके अंदर आप अपने जो भी आपको कोई क्यूरीज हैं उस वेबसाइट से रिलेटेड या उस कंपनी से रिलेटेड, या आपने कोई क्वेश्चंस करने हैं, तो उस बॉक्स में आप उस क्वेश्चन को फिल करते थे, अपना ईमेल डाल के उसको सेंड करते थे, और फिर वो आगे टीम बैठी होती थी, वो उन क्वेश्चंस को एनालाइज करके उन क्वेश्चंस के आंसर जो है ना आपको ईमेल पे भेजती थी। अब अगर आप कोई भी छोटी से छोटी वेबसाइट भी ओपन करते हैं, उसके अंदर नीचे चैट बॉट का ऑप्शन होता है। वो चैट बॉट क्या है? उस चैट बॉट के अंदर उस वेबसाइट के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी क्यूरीज हैं, वो पहले से फिल कर दी जाती हैं। अगर उन क्यूरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करता है तो उनको चैट बॉट उनको आंसर कर सकता है, ठीक है। एआई हेल्थ केयर में क्या होता है कि आजकल ऐसे अगर आप चैट जीपीटी में भी जाएं, तो वैसे भी और भी बहुत सारे ऐसे टूल्स आजकल मार्केट में एआई के आ गए हैं, जिनके अंदर जाके आप अपने डायग्नोसिस करवा सकते हैं किसी भी बीमारी का। अगर आप जाएं वहां पे जाके जो आपको सिम्टम्स शो हो रहे हैं आप टाइप करें, वो आपको इजीली बता देंगे कि आपको कौन सी बीमारी है, ठीक है, और उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। ये एक है, ये तो डायग्नोसिस तो कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं, लेकिन आप डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन के अलावा उनसे अपनी दवाइयाँ नहीं प्रिस्क्राइब करवा सकते। वो एक इजी मेथड हो गया है डॉक्टर्स के लिए कि वो आसानी से चीज़ों को जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो मिथ्स हैं एआई के बारे में और फैक्ट्स हैं। इसमें तो मैंने आंसर्स नीचे लिखवा दिए हैं, जैसे कि एआई कैन थिंक एंड फील लाइक ह्यूमन, ये मिथ है। आजकल कोई भी उठ के ये बात कर देता है कि एआई ह्यूमंस की तरह है, एआई ह्यूमंस की तरह है। ऐसा बिल्कुल भी, वो एक प्रॉपर डेटा के अकॉर्डिंगली चलते हैं। अब जैसे न्यू टूल्स लॉन्च होते हैं, अगर आप लोगों को एआई के अंदर इंटरेस्ट है तो आप लोग वहां जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। एक टेक्स्ट टू वॉइस जनरेटर एक टूल अभी लॉन्च होने वाला है, ठीक है। वो उसके बैक एंड पे एक प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस के अंदर ना वो डिफरेंट डिफरेंट मतलब मुल्कों से, अलग अलग जगहों से, एक जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान से अभी वो हायरिंग कर रहे हैं लोगों की, ठीक है। किस तरीके से वो पाकिस्तान से लोगों की हायरिंग कर रहे हैं जो उर्दू बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो क्या है, वो टेक्स्ट टू वॉइस जनरेटर है। अगर वो टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा कि जो ये वाला लफ्ज लिखा है इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, तो टेक्स्ट टू वॉइस जनरेट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। अभी उन्होंने फिर पंजाबी, सिंधी में, पश्तो में, बलोची में, वो अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग बंदों को हायर कर रहे हैं, ताकि वो उस एआई बॉट को ट्रेन करवा सकें कि जो इस तरीके का टेक्स्ट लिखा है उसको प्रोनाउंस कैसे करना है, ताकि जो उनका एआई टूल है ना वो बहुत ज़्यादा बेस्ट हो, ठीक है। और पाकिस्तान में भी हायरिंग उनकी हो रही है, डिफरेंट कंट्रीज से वो कर रहे हैं, अलग अलग जगहों से वो कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपकी एक वॉइस नोट मांगते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है उनका, वो लोग कर रहे हैं। वो किस लिए कर रहे हैं? ताकि जो उनका एआई बॉट है ना वो ट्रेन हो जाए। वो फिर भी ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता, उसको ट्रेन ह्यूमंस ने ही किया होगा, ठीक है। वो ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर सकता, वो इमोशंस फील नहीं करवा सकता। अगर आपने बहुत ज़्यादा एआई टेक्स्ट टू वॉइस जनरेटर यूज़ भी किए हो ना, तो वो जो एक टेक्स्ट के अंदर जो फीलिंग जो एक ह्यूमन वॉइस ला सकती है या फिर एक ह्यूमन ला सकता है, वो एआई नहीं, कभी भी नहीं ला सकता, ठीक है। उसके बाद है एआई हेल्प्स डिटेक्ट डिजीजेज अर्ली, ये फैक्ट है।
आप उसमें चीज़ें डालें, उसमें पहले से डेटा मौजूद है कि इस अगर ये वाले सिम्टम्स हो तो ये वाली बीमारी होती है, अगर ये वाले सिम्टम्स हो तो ये वाली बीमारी होती है। तो पूरा थ्योरी फॉर्म में उसके अंदर फिट है। आप कोई भी उसके अंदर अपने सिम्टम्स डालें, वो आपको बता देगा कि ये जो सिम्टम्स हैं ये किस चीज़ के बारे में है या किस बीमारी के बारे में। उसके बाद है AI विल रिप्लेस ऑल जॉब्स इन फ्यूचर। ये मिथ है। AI कभी भी ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर सकता, किसी भी जगह पे रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ, ये है कि ह्यूमंस को AI के साथ चलना पड़ेगा। आप उसको AI के बगैर नहीं चल सकते, ठीक है। जैसे जैसे दुनिया एडवांस होती है, आप उसके साथ, आपको भी उस चीज़ के साथ एडवांस होना पड़ता है। अगर आप उस चीज़ के साथ एडवांस नहीं होते हैं ना, तो आप पीछे रह जाते हैं, ठीक है। एडवांसमेंट आपको अंदर एज ए ह्यूमन बीइंग आपको अंदर लानी पड़ेगी अपने अंदर। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि AI को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। लेकिन वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। अभी मैं अपनी जो स्क्रीन शेयर है उसको ऑफ कर रही हूँ और मैं कुछ स्टेटमेंट्स बोलूँगी। आप लोगों की मुझे इसमें पार्टिसिपेशन चाहिए। मैं चैट बॉक्स भी चेक कर रही हूँ कि आप लोगों ने चैट बॉक्स में लिखना है कि ये वाली स्टेटमेंट मिथ है या फिर फैक्ट है। AI से रिलेटेड ही कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो मैंने ढूंढ कर निकाली हुई हैं। नंबर फर्स्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है AI systems can learn and evolve without human intervention। ये वाली स्टेटमेंट कि AI का जो सिस्टम है वो खुद ही इवॉल्व कर सकता है ह्यूमंस के बगैर, क्या ये फैक्ट है या ये मिथ है? गुड, आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। सादिया, KM, लाइबा, आयशा, अतिया, ठीक है। मिथ मिथ, शबाना, मोहम्मद रजा, ठीक है। आप लोगों के आंसर मुझे मिल गए, ये मिथ है। अब ये मिथ क्यों है? AI requires data, programming and updates from humans to improve for improving themselves, ठीक है। उनको डेटा चाहिए। डेटा कहाँ से आएगा? ह्यूमन से ही आएगा। जब तक हम उसमें अपना इनपुट ही नहीं देंगे। अब आप अगर आज अगर ChatGPT के ऑप्शंस में भी जाकर चेक करें तो वहाँ पे भी डिफरेंट उसके वर्जन्स हैं। वो वर्जन्स क्यों हैं? वो डिफरेंट एक्सपीरियंस के थ्रू, डिफरेंट डेटा के थ्रू आए हैं, ठीक है। अब एक और स्टेटमेंट है, AI पावर्ड रोबोट्स कैन कंप्लीटली रिप्लेस सर्जन्स। आप लोग मुझे बताएं ये वाली स्टेटमेंट मिथ है या फिर फैक्ट है? लाइबा ने यहाँ पे लिखा कि ये फैक्ट है। AI पावर्ड रोबोट्स कैन कंप्लीटली रिप्लेस सर्जन्स। अच्छा, KM, सादिया, मलाइका, आयशा, मिथ मिथ, ठीक है। ये मिथ है, ठीक है। AI assisted robotic surgery supports surgeon but does not replace their expertise and decision making। अब एक रोबोट के अंदर एक मैकेनिज्म फिट कर दिया गया है कि एक सर्जरी इस तरीके से परफॉर्म होती है, ठीक है। अगर वहाँ ह्यूमन मौजूद नहीं है तो AI के अंदर कोई इमोशनल पावर नहीं है। ड्यूरिंग सर्जरी अगर कोई भी मिसहैप हो जाता है, कोई भी मिसहैप हो जाता है, तो AI के अंदर तो वो चीज़, उस रोबोट के अंदर तो वो चीज़ है ही नहीं कि ये मिसहैप का मैंने क्या करना है। उसको तो पता ही नहीं है। गलती से अगर कट कहीं और लग जाए, गलती से अगर कट ज्यादा लग जाए, गलती से कुछ भी हो सकता है, गलती से कोई जो नस है वो दब जाए, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे ह्यूमंस की एक्सपर्टीज का होना लाजमी होता है। उनको पता होता है, उन्होंने लर्निंग की है, उनको पता है कि उस टाइम उन्होंने क्या चीज करनी है, किस तरीके से करनी है, ठीक है। इसके बाद स्टेटमेंट है AI इज ओनली फॉर टेक कंपनीज एंड इंजीनियर्स। ये वाली फैक्ट, असद खान ने भी फैक्ट लिखा है, मरियम ने भी फैक्ट लिखा है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सर्जन्स की जगह पे AI यूज हो रहा है, तो सिर्फ टेक कंपनीज और इंजीनियर्स कैसे यूज कर सकते हैं उसको ट्रेन, जाहिर सी बात है हर जगह ट्रेनिंग लाजमी होती है, ट्रेन किया जाता है। जैसे कि सर्जन्स हो गए, फाइनेंस में होता है, रिटेल्स में भी आजकल
एआई ही यूज होता है। रिटेल्स में आप लोग जाते हैं, वो बार कोड स्कैन करता है, वो पूरी उस प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे प्रेजेंट करता जाता है। वो क्या है? वो एआई है ना। तो जाहिर सी बात है, रिटेल्स ने उनको सिखाया जाता है कि वो कैसे इस्तेमाल हो रहा है। एआई कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा मच फास्टर देन ह्यूमन। ये मिथ है या फैक्ट है? ये फैक्ट है। ठीक है, ये कुछ लोग ही हैं, ये 30+ लोग बैठा हुआ है, लेकिन ये कोई 7-8 लोग ही हैं जिनके आंसर्स आ रहे हैं। आप सब लोग पार्टिसिपेट किया करें ताकि हमें पता चल सके एज अ मेंटर कि आप लोग बैठे हैं और सुन रहे हैं। ठीक। AI systems can inherit, यहाँ पे लिखा हुआ है AI excels at analysis, यानी कि वो अच्छे से एनालाइज कर सकता है, ज्यादा अच्छे से, ज्यादा कम टाइम में वो अच्छे से आपको पूरा डाटा एनालाइज करके दे देगा। ठीक है। AI is always accurate and unbiased. ये myth। ठीक है। AI systems can inherit biases from the data they are trained on, ठीक है, leading to error or biased outcomes. AI systems don't need energy or resources to run. ये भी मिथ है। ये मिथ क्यों है? AI requires significant computational power which consumes energy and resources. आजकल सारी दुनिया में जंगें और लड़ाई ही एनर्जी और रिसोर्सेज के लिए चल रही हैं, तो यहाँ पर भी एनर्जी और रिसोर्सेज लाजमी होता है। ठीक है। AI can help predict weather patterns and natural disasters. अब ये आप लोग बताएंगे ये फैक्ट है या मिथ है? फैक्ट है। फैक्ट फैक्ट फैक्ट, ये फैक्ट है। वो इन्वायरमेंट का जो डेटा उसके अंदर पहले से अवेलेबल है, उसको अच्छे से एनालाइज करके आपको बता सकता है। इसके बाद AI विल ऑलवेज रिप्लेस जॉब्स। ये मिथ है या फैक्ट है? मिथ। AI transforms jobs by automating repetitive tasks, allowing human to focus on more complex and creative work. Simple. इसके बाद अगर आप लोगों को, आज मैं आप लोगों को मौका दे रही हूँ, अगर आप लोगों को किसी AI टूल का डेमो चाहिए या फिर उसके बारे में कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को किस चीज़ के बारे में पूछना है। यहाँ तक की जो हमारी डिस्कशन थी ये थी AI के रिलेटेड। AI किस तरीके से यूज़ हो रहा है, हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर तो किसी को ऐसा लग रहा है कि AI मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है या फिर मैं उसको सीखूं नहीं या आगे जाके मैंने AI कहाँ ही यूज़ कर लेना है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है,
एआई बहुत सारी जगहों पे यूज होता है आपकी। आजकल तो आप ये समझे ना कि ये जो सीढ़ी का पहला कदम है, आपने तो आखिरी सीढ़ी तक जाना है, ठीक है। तो इतने लंबे सफर के लिए इसमें और ज़्यादा एडवांसमेंट आएगी, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाली है। अगर आपको बेसिक्स का नॉलेज नहीं होगा, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि ये जो एडवांसमेंट है ये स्टार्ट ही कहाँ से हुई है, किस लिए हुई है और किस तरीके से इसमें डेवलपमेंट आई है। पहले सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा फेमस एआई टूल आया था जो हम यूज़ करते थे, वो मैंने भी बहुत टाइम के लिए यूज़ किया है, क्योंकि मेरा इट्सी पे एक शॉप थी जहाँ पे हम डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचते थे। तो उसके लिए इमेजेस वगैरह जनरेट करवानी होती थी। अब मैं एक आर्टिस्ट तो हूँ नहीं, ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि मैं बैठ करके ड्रॉ करूँ। तो उस टाइम पे एक आया था टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर आया था इन 2000 मेरे ख्याल से 16 15 में आया था। तब मुझे उसको यूज़ करना नहीं आता था, उसको वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता था। मैंने उसको सीखने के लिए, उस एआई टूल को सीखने के लिए हमें पूरे एक एक घंटे की वीडियोस देखनी पड़ती थी, हमें समझनी पड़ती थी। हमें पहले उनसे बात करनी पड़ती थी कि जो पहले उनको यूज़ कर रहे होते थे, हमें उनसे सीखना पड़ता था, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे कोडिंग यूज़ हो रही होती थी। हमें अपना जो हमने आउटपुट हमें जो आउटपुट चाहिए उसके लिए जो इनपुट होता था ना, वो हमें कोडिंग में देना पड़ता था, कोडिंग लैंग्वेजेस में देना पड़ता था, ठीक है। तो वो बहुत मुश्किल होता था। मुझे अपना काम आसान करना था और उस टाइम स्टूडेंट मेरे पास इतना एडवांस तो था नहीं कि मैं पढ़ाई के साथ इस चीज़ को भी कंटिन्यू कर पाऊँ कि मैं कहीं से जाके कोडिंग सीख लूँ। और उस टाइम एज एन ओपनली यूट्यूब पे या किसी जगह पे कोडिंग सीखना अवेलेबल ही नहीं होता था। तो उसके लिए मैंने तकरीबन 11 से 12 घंटे यूट्यूब पे सिर्फ सीखा है कि उसको यूज़ कैसे करते हैं। आजकल तो आप जो टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर आ गए हैं, अगर मैं उस टाइम से कंपेयर करूँ आज को, तो वो तो बहुत इजी है। आपने सिर्फ टेक्स्ट लिखना है, कहीं कहीं पर सिर्फ टेक्स्ट भी नहीं लिखना होता, ऐसे एआई टूल्स आ गए हैं टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर, जिसमें आप सिर्फ की वर्ड लिख दो कि हमें ये पिक चाहिए, आपको उसी टाइम लाइव जनरेट करके दे देता है, ठीक है। जो अक्सर हम कोड देते थे ना, उसमें भी बहुत सारे फॉल्ट होते थे। कभी वो इमेज को किस तरीके से जनरेट कर देता था, कभी किस तरीके से। तो कोई 10-12 दफ़ा ट्राई करने के बाद जो हमारी डिजायर वाली इमेज होती थी ना, वो हमें मिलती थी। तो एक टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर उस टाइम, उसके अंदर आज तो एक ही लाइन में आपने लिखना है, एक ही लाइन में आपने फिल करना है। उस टाइम पे उस एआई के अंदर, उस टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर के अंदर आपने एक रेफरेंस इमेज देनी होती थी कि मुझे इस तरीके के चाहिए, बस थोड़ा सा इसमें ये चीज़ें ऐड हो जाए, वो चीज़ें ऐड हो जाए, या ये चीज़ें माइनस हो जाए, या इस तरीके के मुझे 10 और पिक्चर्स चाहिए, ठीक है। और उसको लोड होने में, उसको जनरेट होने में ही 12 से 13 मिनट लग जाते थे। उसके अंदर 7 से 8 कॉलम्स होते थे जो हम फिल करते थे। वो फर्स्ट एआई टूल आया था, ठीक है। उसके बाद एक और एआई टूल आया, वो भी ऐसे ही था। इसके बाद थोड़ा बहुत एडवांसमेंट स्टार्ट हो गई। वो जो कॉलम्स होते थे थोड़े से कम होना स्टार्ट हो गए, वो 10 से 12 कॉलम से 4 से 5 कॉलम्स में आ गया था। क्लास जिसका क्वेश्चन है वो मैम से पूछ सकता है, अपने अपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लें और मैम से क्वेश्चनिंग ज़रूर कीजिएगा लास्ट पे। तो वो मैं आप लोगों को बता रही थी उसके एआई टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर के। उसके बाद जो उसका एडवांस वर्जन आया था, उसके अंदर थोड़े से बहुत कॉलम कम होना स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद एकदम से ही जो एक एआई टेक्स्ट वाला टूल बहुत फेमस हो गया था, वो यही चैट जीपीटी था, ठीक है। इसके बाद फिर एक रेवोल्यूशन आ गया, हर किसी को इसमें इंटरेस्ट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो उन्होंने उसको
जो एनएफटीज में यूज करते थे अपनी टेक्नोलॉजीज को, जो एक पूरी एक प्रॉपर एक चेन होती थी जो एनएफटीज में इस्तेमाल की जाती थी, अब वो वाली सारी सारी टेक्नोलॉजी को उन्होंने फिर डाइवर्ट कर दिया एआई में। उन्होंने आजकल अगर आप मार्केट में जाके सर्च करें तो एक नहीं, कोई हजारों नहीं, कोई लाखों एआई टूल्स आ चुके हैं, ठीक है। डिफरेंट है हर चीज के लिए, हर एक काम के लिए एआई टूल आ गया, हर छोटे से छोटे काम के लिए भी एआई टूल आ गया है। आप एक छोटी सी वीडियो देखें उसमें भी एआई टूल आ गए हैं, ठीक है। आप टेक्स्ट टू वीडियो जनरेट कर सकते हैं, टेक्स्ट टू इमेज जनरेट कर सकते हैं, टेक्स्ट से एक वेबसाइट, टेक्स्ट टू वेबसाइट जनरेटर भी हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ इसमें आ गया। मैम प्लीज elaborate important AI tools for help in study and education। स्टडी और एजुकेशन के लिए फर्स्टली तो आपने स्टडी मटेरियल में कुछ भी सर्च करना है तो गूगल से सर्च मत किया करें, गूगल स्कॉलर से जाकर सर्च किया करें, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आपने स्टडी के लिए अगर आपने असाइनमेंट्स वगैरह लिखवानी होती हैं, ठीक है, उसमें एक है राइटर जी करके टूल है, वहाँ पे जाया करें, वो बहुत अच्छा लिख के देता है, आप लोगों को डिस्क्राइब करके देता है, स्टडी से रिलेटेड ही देता है, ठीक है। और वो साथ में आपको फिर बता देता है कि उन्होंने जो आपका स्टडी का मटेरियल है ये कौन कौन सी वेबसाइट से कहाँ कहाँ से उठाया है, ठीक है, किस किस जगह से उठाया है। और एक RYTR राइटर करके है, अगर आपने ऐसे लिखवाने हैं बहुत लंबी लंबी आपके असाइनमेंट्स हैं तो आप वो राइटर RYTR करके राइटर एक एआई टूल है, वहाँ से आप करवा सकते हैं। अगर आपने मैथ्स का कुछ सॉल्व करवाना है, ठीक है, वो MYTHACK ये माइथिक करके एक टूल है, वो मैथ्स की सारी प्रॉब्लम्स उसमें इजीली सॉल्व, वो पूरा आपको डिटेल में भी बता देता है कि इस तरह से सॉल्व हुई है, इसमें ये सब चीज़ें हैं। और कुछ कोई रिसर्च वर्क अगर आपने करना है, एआई टूल है, वो फिलहाल मेरे जहन में नहीं है, अभी आ जाएगा मेरे जहन में, मैं आपको बता दूंगी कि रिसर्च वर्क के लिए भी एआई टूल्स हैं। मैम हाउ एआई टूल्स वर्क। एआई टूल सिंपल, उनके अंदर आपने कोई ना कोई प्रॉम्प्ट डालना होता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट आ गया है आजकल एआई की वजह से। प्रॉम्प्ट कहते हैं उस स्टेटमेंट को या उस कमांड को जो आप एआई टूल को देते हैं और उसका रिस्पॉन्स आपको वो निकाल करके देता है, ठीक है। और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ लें। मैम आपने असाइनमेंट के लिए कौन सा टूल बताया, अगेन से बता दें। असाइनमेंट के लिए जो मैंने बताया है ना वो थोड़ा सा पेड के टाइप पे चला जाता है, जो फ्री है वहाँ पे परप्लेक्सिटी नाम है उसका, परप्लेक्सिटी नाम है, और एक और टूल है उसका नाम है सिमेंटिक स्कॉलर। अगर आपने पेपर मतलब जैसे रिसर्च का काम कर रहे होते हैं, आपको पेपर लिखवाना है तो उसके लिए लिखते जाएं अगर आप लोग अवेलेबल हैं, क्योंकि मैं हमेशा से मैं पिछले सेशन में आप लोगों को ये बात ही कहती रही थी कि नोट्स बनाया करें और साथ में अपने एक रजिस्टर और पेन रखा करें। आप लोग अभी भी रजिस्टर और पेन रखा करें। ये ऐसा नहीं कि मैं एआई के बारे में पढ़ा रही हूँ तो कुछ लिखने वाला नहीं होता, बहुत कुछ होता है। आप लोगों को फिर ढूंढने में फिर मिलेंगी नहीं चीज़ें, फिर बाद में आप लोग पूछेंगे, फिर मुझसे रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता आप लोगों को। अगर कोई पेपर का काम करे, पेपर मतलब इन सेंस जो पेपर रिसर्च पेपर वगैरह बनाते हैं, उसके अंदर एआई टूल है, पेपर पाल करके नाम है उसका, वो भी बहुत अच्छा है। और एआई रिसर्चर वो भी, और कनेक्टेड पेपर्स, पेपर के लिए कनेक्टेड पेपर्स भी बहुत अच्छा है। तो कोई और क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें। जिनकी अटेंडेंस रहती है वो प्लीज अपनी अटेंडेंस दे दें।
क्लास जिस किसी का कोई क्वेश्चन है वो भी मैम से पूछ सकते हैं। कोई भी टूल या कोई भी किसी किस्म का एआई का क्वेश्चन है उससे रिलेटेड तो वो मैम से पूछ लें। अभी टाइम है आप लोगों के पास। यहाँ पे मलाइका ने पूछा है, मैम कैन यू टेल अस अबाउट सम एआई टूल्स फॉर रिसर्च वर्क एंड थीसिस। वो मैंने बताया है आप लोगों को, पेपर पाल, वहीं से ही सब कुछ मिल जाता है, अच्छे से मिल जाता है। कुछ ना कुछ आप लोगों को ज़ाहिर सी बात है अपना एक कमांड देना पड़ेगा। आपकी जो प्रॉम्प्ट होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, ताकि वो आपको एक अच्छे से जो आपको जवाब चाहिए वो जितनी में है, मुझे तो याद है कि कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, किस तरीके से यूज़ हो रहे हैं, कहाँ से यूज़ हो रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई और एआई टूल के बारे में पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आप एआई थीसिस के बारे में मैं फिर से बता रही हूँ, लिख ले आप लोग, पेपर पाल नंबर 1 पे है, ठीक है। उसके बाद थीसिस हेल्पर है, एब्स्ट्रैक्ट जनरेटर है, वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। कॉपी एआई है लेकिन वो अच्छे से इतना काम नहीं करता। अगर आप कॉपी एआई बहुत जो थीसिस के इनिशियल स्टेजेस पे आप लोग यूज़ कर सकते हैं, वैसे वो ये इतना अच्छा काम नहीं करता। उसके बाद है जीनी, GJENNI, जीनी एआई, वो भी थीसिस जनरेटर है, वो भी बहुत अच्छा थीसिस, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट हो सकती है। मलाइका, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, आपको मिल गया। तो किसी और का कोई क्वेश्चन है तो भी पूछ लें मुझसे। मैम नोट्स के लिए अच्छा सा टूल बता दें। नोट्स के लिए तो चैट जीपीटी बेहतर है, आप लोगों को वही आसानी से मिल सकता है। उसके बाद जेमिनी से भी पूछ लें, बार्ड से भी पूछ सकते हैं, क्लॉड भी अच्छा है। क्लॉड थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस है तो क्लॉड से भी आप लोग पूछ सकते हैं। क्लॉड होता है CLAUDE, क्लॉड, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा है। मैम हाउ इज मशीन लर्निंग फ्रॉम डीप लर्निंग। ये बहुत ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन आपने पूछ लिया था कि जो मशीन लर्निंग है और डीप लर्निंग होती है, वो बहुत ज़्यादा डीप में जाके आपने टूल्स को, मशीन्स को आपने सीखना होता है कि किस तरीके से एक मशीन के अंदर हम एआई को यूज़ करके उसको हम काम करवा सकते हैं, किस तरीके से उसको काम करवा सकते हैं। मैम व्हाट इज द रोल ऑफ एआई इन साइबर सिक्योरिटी। बहुत बड़ा रोल है। मैं भी साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो सीखने का जो शौक था वो एआई के थ्रू ही आया था, क्योंकि एआई एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके जिसको आप सीख ही नहीं सकते, जिसको आप अगर सीखना है उसको डीपली, क्योंकि अगर कोई एआई टूल बना भी है ना तो उसके पीछे भी कोडिंग लैंग्वेज यूज़ की जाती हैं, ठीक है। कोडिंग लैंग्वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपको आजकल के दौर में, और वैसे भी आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक मैं ऐसे नहीं बोलती कि आपको बहुत एडवांस में आनी चाहिए, लेकिन इतना आपको आना चाहिए कि आप लोग उसको टाइप करके कुछ अपना जनरेट करवा सकें, कुछ अपनी चीज़ें निकलवा सकें, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी में एआई बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो कोडिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा ऐसी जगहों पे जहाँ पे मुझे भी कभी कभी ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो थोड़ी सी मुझसे एडवांस लेवल पे साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हैं, तो वो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं ना कि साइबर सिक्योरिटी के और कोडिंग के रिलेटेड ही, कि मुझे उनके आंसर्स नहीं आते, क्योंकि हमें भी सीखे हुए काफ़ी टाइम हो गया और हम प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, बट कुछ ज़्यादा जैसे नए स्टूडेंट आते हैं, उनका जो माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है,
तो वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स लेके आ जाते हैं, मैम यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैम यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे। ऐसे एआई टूल्स भी हैं जहाँ पे आप जाके उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मेरा एक स्टूडेंट है, वो मेरे एडवांस में काम कर रहा है, तो उसने मुझे कहा था कि मैम आप मुझे टीम का हिस्सा बना लें। तो फिलहाल तो वो टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो मेरे टीम मेंबर के साथ ही काम करता है। उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, वो पाइथन का, हम क्योंकि स्टार्टिंग में पाइथन ही सिखाते हैं, तो पाइथन का क्वेश्चन था कि जो एक उसने मुझे कोड भेजा था, मैम अगर ये वाला कोड अप्लाई करेंगे तो क्या हम जो वेबसाइट के अंदर का डेटा है वो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, या फिर जो वेबसाइट, उसने कहा था अगर वेबसाइट से हमें कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेनी हो तो हम किस तरीके का कोड उसको दे सकते हैं। तो मुझे तो उस कोड का ही अंदाजा नहीं था कि, अब मुझे ये वाला कोड तो पता था ना कि हम वेबसाइट को किस तरीके से अपना कोड दे सकते हैं कि हमें स्पेसिफिक जो है ना डिटेल्स वो दे दे, लेकिन जो कोड उसने जनरेट किया था ना वो बहुत ज़्यादा यूनिक था और मुझे पता भी नहीं था कि उसने वो किस तरीके से बनाया है, लेकिन उसने कहा मैंने वो खुद से बनाया है उसने। जब हम उस कोड को भी इम्प्लीमेंट कर रहे थे ना, वो बहुत यूनिक कोड था, उसको भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे ना, तो वेबसाइट का एक्सेस हमें मिल रहा था। तो उसके बारे में फिर मैंने जाके रिसर्च किया, पता चला, मैंने एआई से जाके पूछा था। एआई एक बॉट है जो ये इस पे काम करता है। अब एआई एक एआई का बॉट है, अगर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मिसाल के तौर पे मैं पाइथन सीख रही हूँ या मैं कोई कोडिंग लैंग्वेज सीख रही हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्टली जाके अपनी प्रैक्टिस करने के लिए किसी की वेबसाइट नहीं हैक कर सकती। एक वो इशू हो जाता है ना, वो कोई लीगल चीज़ है, वो साइबर क्राइम में आ जाता है कि हम डायरेक्टली जाके अपनी प्रैक्टिस के लिए हम जो है ना स्किलर भी बने जा कर के हम किसी की वेबसाइट को हैक करना स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके लिए एक प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, उन सब के बीनीथ, उन सब के जो पीछे जो मैकेनिज्म चल रहा है कि एक ही वेबसाइट के अंदर या एक ही प्रैक्टिस टूल के अंदर डिफरेंट वेबसाइट्स वो उन्होंने एआई के थ्रू ही बनाई होती हैं। वो उन वेबसाइट, वो ओरिजिनल वेबसाइट नहीं होती, वो एआई होता है, ठीक है। और उसको आपने हैक करना होता है, आप किस तरीके से उसको हैक करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर और कोई आप लोगों के क्वेश्चंस हैं। एआई जो साइबर सिक्योरिटी में यूज़ होता है, नंबर वन जो उसका काम होता है, हम इस तरीके से उसको ट्रेन कर देते हैं एआई को कि अगर मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में मैं 24 घंटे तो अपनी वेबसाइट का एक्सेस लेके नहीं बैठी हुई ना, 24 घंटे तो मैं अपनी वेबसाइट को या मैं अपनी एप्लीकेशन को खोल कर तो नहीं बैठी हुई कि मुझे पता चले कि कोई बंदा अटैक कर रहा है तो मैं जल्दी से फ़ौरन से उसका रिस्पॉन्स करूं और मैं उसको रोकूं, ठीक है। तो एक बैक एंड पे एक ऐसा बनाया जाता है एआई के थ्रू, एक एआई सिस्टम बनाया जाता है जो उस ब्रीच को रोकता है, जो क्विक रिस्पॉन्स करता है, और उसका एक जो तोड़ होता है वो खुद से उसको ट्रेन किया, एक एआई बॉट को पीछे से ट्रेन किया जाता है वेबसाइट्स के अंदर। आजकल इतना ज़्यादा क्राइम इसलिए ही नहीं होता है, ठीक है, वरना तो ये बहुत ईजी है। आजकल इतनी ज़्यादा एडवांस लर्निंग हो गई है,
अगर वो पुराना सिस्टम ही रहता, एक पुराना डेवलपमेंट सिस्टम ही रहता, पुराना एक जो प्रॉपर सिस्टम होता है डेवलपमेंट का, वेबसाइट्स का, एप्लीकेशंस का, तो वही रहता। इसका तो मतलब है कि एक छोटे से छोटा जो हैकर है वो तो हर चीज़ को हैक कर लेता, ठीक है। तो एक हैक करना बहुत मुश्किल चीज़ हो गई है। और वो क्यों मुश्किल होगी, किस लिए मुश्किल होगी कि एक वेबसाइट के अंदर या एप्लीकेशंस की बैक एंड पे एक पूरा एक एआई सिस्टम यूज किया जाता है, ठीक है, जो मॉनिटर करता है, एनालाइज करता है और डिटेक्ट करता है। अगर कोई थ्रेट आ रही है, कोई रियल टाइम पे थ्रेट आ रही है, तो उसको रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। उसके लिए ट्रेनिंग उसको दी जाती है, ठीक है। एआई कैन प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम अगेंस्ट अनवांटेड यूजर एक्सेस, ठीक है, डेटा ब्रीचेस को रोकता है, माल फंक्शनिंग को रोकता है। वो एक प्रॉपर, अब कुछ एक चीज़ें होती हैं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ साइबर सिक्योरिटी में, जिसको एआई जहाँ पे हम यूज़ करते हैं। एक थ्रेट डिटेक्शन में नंबर 1 इंसिडेंट रिस्पॉन्स के लिए यूज़ किया जाता है। बाद में हम तक वो मैसेज पहुँच जाता है, लेकिन उसको पहुँचने में टाइम लगता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसा नहीं है कि एक कोड को जनरेट करने में या एक कोड की इम्प्लीमेंटेशन में 10 से 20 मिनट लग रहे हैं, वो कुछ सेकंड्स का काम होता है। अब वो कुछ सेकंड्स में ह्यूमन रिस्पॉन्स देना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पे एआई को इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है, एआई को ट्रेन किया जाता है। जो वनरेबिलिटीज मैनेजमेंट होती है वहाँ पे भी, फिर जो प्रोडक्ट किया जाता है एनालिसिस, वहाँ पे भी, जो यूज़र वेरिफिकेशंस होती हैं वहाँ पे भी एआई यूज़ किया जाता है, क्लाउड सिक्योरिटीज़ में एआई यूज़ किया जाता है, रिसोर्सेज एंड कोडिंग स्कैनिंग वगैरह में, सब जगहों पे जो कोड का स्कैन होता है। अब मैं अगर मिसाल के तौर पे, जैसे मैंने आप लोगों को एक सिखाया था एसक्यूएल इंजेक्शंस, तो वहाँ पे हमने सीखा था कि किस तरीके से ना एक कोड परफॉर्म होता है, किस तरीके से हम फेसबुक पे लॉग इन करते हैं, ठीक है। तो जो वो कोड वहां पे जा रहा है, कोड मेरे सिस्टम से फेसबुक के सिस्टम में जा रहा है, उस जो बैक एंड पे कोड है, उस कोड को एक कोडिंग सिस्टम एनालाइज करता है ना, वो कौन करता है, वो एआई करता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आप अपने लॉगिन आईडी पे कुछ भी डालते हैं आपका लॉगिन हो जाता है, ऐसा नहीं होता ना। उसके पीछे एक प्रॉपर सिस्टम चलता है। उस सिस्टम को अगर आप वहाँ फेसबुक के जो कंप्यूटर्स होंगे या उनका जो डाटा सेंटर होगा, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने एआई रखे हुए होते हैं, एआई पहले से ट्रेन किए होते हैं, जो 2-3 सेकंड तो क्या, एक मिनी सेकंड के अंदर रिस्पॉन्स देते हैं, बताते हैं कि ये वाला डाटा अवेलेबल है कि नहीं है। अगर आप अपने पासवर्ड में एक वर्ड, एक लफ्ज भी ऊपर नीचे कर देना, तो फिर भी आपका लॉगिन क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता ना कि जब वो कोड वहां पे जा रहा है, उस कोड को वो एनालाइज कर रहा है, तो वहां पे कोई ना कोई फॉल्ट आ रहा है, इसलिए एआई उसको वापस भेज रहा है कि ये आपने गलत किया है, ठीक है। और भी बहुत सारी जगहों पे साइबर सिक्योरिटी में एआई यूज होता है। मैडम, यहाँ पे कुछ लोगों ने क्वेश्चंस किए आई थिंक, तो उसके आपने जवाब नहीं दिए। जरा अगर आप टेक्स्ट देके तो उनके भी जवाब दे दे। कोई एआई टूल्स के बारे में पूछ रहे हैं कि वो उनके जरा नाम बता दे कि कुछ इस तरह। एआई टूल्स, सादे ने पूछा एआई टूल्स और एप्लीकेशन जो हम साइबर सिक्योरिटी में यूज करते हैं। एआई टूल्स और एप्लीकेशन जो साइबर सिक्योरिटी में यूज किए जाते हैं ना, वो बहुत एडवांस लेवल के हैं, वो आप लोगों को समझ में आएंगे नहीं, तो फिलहाल मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती हूँ उसके बारे में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के हैं। वो कोडिंग से ऑपरेट किए जाते हैं और कोडिंग से ही यूज़ किए जाते हैं। विच एआई टूल इज़ बेस्ट फॉर लर्निंग कोडिंग? कोड लर्निंग के लिए तो आप लोगों को कुछ कोर्सेज ही लेने पड़ेंगे, लेकिन कोर्स की जो कोडिंग की इम्प्लीमेंटेशन के लिए टूल्स होते हैं, उनकी लिस्ट मैंने आप लोगों को दी थी, यहाँ पे भी होगी शायद, मेरे पास अभी है या नहीं है, उसकी प्रॉपर लिस्ट है, उसमें बहुत सारे टूल्स हैं। एक QSL करके है, एक वल्नरेबल करके है, और एक और भी है टूल, वो उसमें एसक्यूएल इंजेक्शन और डिफरेंट डिफरेंट उसमें टूल्स हैं जो यूज किए जाते हैं। मैम, इज मेटा एआई बेटर देन चैट जीपीटी? ये तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। मेटा के पास अपना डाटा है, चैट जीपीटी के पास अपना डाटा है। मेटा ने चैट अभी लॉन्च किया है, चैट जीपीटी बहुत पहले से काम कर रहा है। चैट जीपीटी का जो ओपन एआई है, वो बहुत पहले से काम कर रहा है इस चीज़ पे, तो जाहिर सी बात है चैट जीपीटी थोड़ा सा मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है मेटा एआई से। बाकी हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है।
जी शान से। मैम ये जो एआई टूल्स वाला है ना, सारा जो आपने पहले टूल्स बताए हैं और जो बाद में, इन्हें ग्रुप में बच्चों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि सबके पास वो फाइल मौजूद हो और उन्हें स्टडी के लिए आसानी हो। मैं अब उनको एक-एक करके टाइप कर तो नहीं कर सकती। अगर किसी ने नोट किए हैं, आप लोगों में से क्लास में से किसी ने नोट किए हैं, तो वो सर को भेज दें, सर उसको ग्रुप में भेज देंगे, सबको मिल जाएँगे। किसी स्टूडेंट ने क्लास में नोट डाउन किए तो वो हैंड रेज कर दें अगर किसी स्टूडेंट ने किए हैं नोट डाउन। जी, एनीवन एल्स? एनी क्वेश्चन? अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो कर सकता है। अगर नहीं है तो शान से फिर आप इसको एंड कर दे सेशन को। जी सर, अगर क्लास किसी का भी क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग सेक्शन एंड करते हैं। एंड थैंक्स टू मैम लारेब कि आपने सेशन लिया, और थैंक्स टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। होप सो ये सेशन आप लोगों के लिए वैल्यूएबल होगा, आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा इस सेशन से, और ये इन फ्यूचर आप लोगों के काम आएगा। थैंक यू वेरी मच मैम। नाउ हम सेशन एंड करते हैं। ठीक है, जो सादिया ने मुझसे अभी मैंने देखा इसका चैट में क्वेश्चन है कि मैम आप जस्ट नेम बता दें, मुझे कोडिंग का आइडिया है, आई वांट टू एक्सप्लोर। ठीक है, तो नंबर 1 इसमें जहाँ पे आप जाके कोडिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं वो है टैब 9। ठीक है, टैब TAB टैब NINE 9। उसके बाद है रेपलिट करके है, गेट हब कोपायलट। उसके बाद AIX कोडर, अल्फा कोड, और एक और उसका नाम था बाइटो AI। ठीक है, यहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस कर लें, ये इजी है, आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, सेशन एंड हो गया। जी मैम, सेशन एंड करें। थैंक यू सो मच, लीव कर सकते हैं।